सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। वो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका आज दिवस है। पूरे देश को ऐसे महान व्यक्तित्व, उस क्रांतिकारी वीर जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, इस देश की आज़ादी के लिए उन अंग्रेज़ों से लगातार संघर्ष करते हुए कि आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें, वो कोई कष्ट में न रहें, ऐसे महान व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। उस अवसर के ऊपर मुझे जींद में इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आने का अवसर मिला है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राजपथ के ऊपर इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और अब ये हमें पूरे देशवासियों ने संकल्प लेना है कि आज़ादी का अमृत काल शुरू हो रहा है और इस अमृत काल में गुलामी की एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए। जिस राजपथ के ऊपर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस स्थान के ऊपर और उस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसकी प्रतिमा लगा करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने कहा भी और दोहराया भी कि हमें इस अवसर के ऊपर संकल्प लेना चाहिए कि जिन महान लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हुए सबसे पहले देश के एक भाग को आज़ाद करा करके, स्वतंत्र करा करके उसके ऊपर तिरंगा फहराने का काम वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ऐसा महान व्यक्ति जिसके हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी थे, उसको आज हम याद कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि इस अमृत काल में देश के 140 करोड़ लोगों ने ये संकल्प लेना चाहिए ऐसे उन महान क्रांतिकारी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके दिवसों के ऊपर कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो उनके सपनों का भारत वो हम बना सकें, उसके लिए एकजुट होकर के देश के 140 करोड़ लोगों ने वो कार्य करना है। 2047 तक ये विकसित भारत हम सब ने बनाना है। उनके जयंती के अवसर के ऊपर हम सब ये संकल्प लेकर के मजबूती से इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। आज मैं जींद में आया हूँ, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष राजू मोर जी, तमाम पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज हम सब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उनको आज हम याद कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मिशन 2024 के लिए संघ की किस तरीके से तैयारी है? 2024 का जो लक्ष्य किस तरीके से आप पार कर पाओगे? देखिए, 2024 भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लगी हुई है और जिस प्रकार का वातावरण
जिस प्रकार का माहौल आज देश के अंदर है, मैं देश के करोड़ों लोगों को, देश के 140 करोड़ लोगों को और दुनिया में रह रहे भगवान श्री राम के अनुयायियों को, जब कल अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 500 वर्षों के लंबे कार्यकाल के बाद हुई है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि भगवान श्री राम का जो जीवन रहा है, उनसे हम प्रेरणा लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर चाहे धारा 370 की बात है, देश को एक नया विकास का अध्याय लिखने की बात है, इन 10 वर्षों के अंदर दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने की बात है और लोगों को डायरेक्ट उनके घर तक डिलीवरी देने का जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं खुद देखता था कि कांग्रेस लंबे समय तक जब चुनाव आते थे वो घोषणा करती थी गरीबी हटाएंगे, परंतु 55 सालों में गरीबी नहीं हटी। 10 साल का अगर कार्यकाल देखें, बड़ी गति से देश भी आगे बढ़ा है, देश के साथ साथ गरीब व्यक्ति तक भी योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है। आज गरीब व्यक्ति को चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, 5 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को दिया है कि अगर कोई दुर्घटनावश दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसका सम्मान, उसका गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास बढ़ाने का काम 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किया है। आज हर वर्ग, आज हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित है। नरेंद्र मोदी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं, चाहे उन माताओं बहनों को शौचालय बना करके सम्मान की जिंदगी देने का काम किया हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम लगातार निरंतर जारी है, इन 10 वर्षों के अंदर किया हो। चाहे हमारा किसान, उसको सीधा डायरेक्ट उसके खाते के अंदर 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी की योजना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में किया है। अगर हम पिछला 2014 से पहले का 10 वर्ष का कार्यकाल देखें, कांग्रेस की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है, मात्र 1156 करोड़ रुपया वो पहुंचाने का कागजों में काम किया है और मेरे ख्याल से उन तक वो पूरा पैसा नहीं पहुंचा है, खुर्द बुर्द हुआ है। हम देखते थे कि किसी किसान के पास 2 रुपये का चेक पहुंच जाता था, किसी किसान के पास 5 रुपये का चेक पहुंच जाता था। ये किसान आकर के दिखाता था, परंतु मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई और उसका परिणाम ये हुआ कि अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने 11,000 करोड़ रुपया
डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। यह किसान हितैषी सरकार, किसान को मजबूती से आगे बढ़ाने वाली सरकार, यह डबल इंजन की सरकार। मैंने ये भी देखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत चलती है कि 100 रुपया लिया, 125 रुपया दिया, और उस कहावत को इस डबल इंजन की सरकार ने वो धरातल पर उतारने का काम, चरितार्थ करने का काम वो किया है। मैं देखता हूं आयुष्मान कार्ड बना है, मनोहर लाल जी ने उसके अंदर चिरायु कार्ड जोड़ करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये थी, मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपये किया है। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, मनोहर लाल जी ने कहा कि उनकी बेटियों को फ्री शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये लोगों के हित के अंदर गरीब को कैसे समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, गरीब को कैसे विकास की गति में आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर गरीब परिवार के यहाँ पर नौकरी नहीं है तो उसको भी एक सिस्टम से 5 अंक दे करके आगे करने का काम गरीब व्यक्ति को मनोहर लाल जी ने किया है। और बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब का बच्चा भी आज SCS अधिकारी मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर लगा है। अध्यक्ष जी, इस प्रकार की जो सिस्टम बनाया है, एक गुड गवर्नेंस का, मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर एक उदाहरण पेश किया है। चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, नहीं तो एक बदली के लिए सारा दिन सेक्रेटरीट में घूमते रहते थे, मंत्रियों के चक्कर काटते रहते थे। आज ऑनलाइन ट्रांसफर करके उसके घर बैठे ही उसकी बदली करने का काम, ट्रांसफर करने का काम, ये मनोहर लाल जी की गुड गवर्नेंस का ही उदाहरण है। अध्यक्ष जी, डबल इंजन की जो सरकार आप कह रहे हैं अगला 2024 में इकट्ठी चुनाव लड़ेगी। देखिए, चुनाव योग तय करेगा, इकट्ठा लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, हमारी दोनों तरफ से तैयारी है। हमारा संगठन मजबूत है और पन्ना से लेकर के हमारा संगठन मंडल, बूथ, शक्ति केंद्र पूरे का पूरा एक चैन के रूप में मजबूती से पूरा संगठन खड़ा है। कांग्रेस के पास तो कोई संगठन भी नहीं है, जितना का उनके अंदर भी आपस में उत्तम पजेरो रहा, मंच पर नहीं बैठ सकते जितने के भी हैं। जो लोग मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, जिनके 2 धड़े बने हुए हैं और 2 धड़े आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हों, मंच के ऊपर बैठ कर के छीटाकशी करते हों, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हों, कोई यात्रा लेकर के चलता है, उसके ऊपर दूसरे नेताओं की फोटो नहीं होती, दूसरा यात्रा लेकर के निकलता है, उसके ऊपर उनकी फोटो नहीं होती। जो लोग, ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने आम आवाम से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इनकी सोच है कि कैसे कुर्सी पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस के समय के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति बड़ी तेज गति से बढ़ती है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विकास की गति तेजी से बढ़ती है। अध्यक्ष, वहीं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम, उनका ये कहना है कि बीजेपी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, विज की और सीएम साहब की नहीं बनती। कहाँ नहीं बन रही है? कोई देखा है आपने? दोनों एक जगह, कई मंत्रिमंडल की बैठक होती है, एक स्थान पर बैठे होते हैं, कहीं कार्यक्रम होता है, एक मंच पर बैठे होते हैं। यहाँ तो हुड्डा ग्रुप अलग दिखता है, SR के अलग दिखता है। मैंने कहा है कि 2 धड़े हैं, आपस में बैठ नहीं सकते। जो लोग अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं कर सकते तो प्रदेश को क्या इकट्ठा करेंगे, कैसे विकास के ऊपर आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोग उसका चिंतन उनसे पूछना।
अध्यक्ष जी, असम में जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चली है, कल उनको राम मंदिर में नहीं जाने दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मंदिर तो नहीं, मंदिर में किसी ने भी नहीं रोका। देश के, मैंने कहा है कि 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है, किसी को किसी ने नहीं रोका। जो हमारे राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी सभी को निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने उसको अस्वीकार किया। ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, और कांग्रेस ने जो इसके ऊपर राजनीति की है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट लिख करके दिया कि ना तो राम सेतु है, ये रामायण भी काल्पनिक है। राजनीति अगर किसी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास के अंदर विश्वास करती है, विकास की गति बड़ी है। और वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाने वाला था, कांग्रेस के ही वो बड़े लोग थे, बड़े उच्च पदाधिकारी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उसको जाकर के बोला कि ये फैसला मत सुना देना, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कांग्रेस के ही लोग थे, कोई और नहीं था, वही तो थे ये लोग। और जिस प्रकार का जो बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोग देख रहे हैं। अब तो ये गठबंधन के अंदर गठबंधन गठबंधन को इकट्ठा करके विपक्ष के नेता बन गए, परंतु 2024 के अंदर ये विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे गठबंधन गठबंधन के साथ। ऐसी हालात देश के लोग करने वाले। 2024 में जो राम मंदिर का जो राम मंदिर बनाया है, उसको आप बीजेपी पार्टी मुद्दा बनाएगी चुनाव में? क्यों मुद्दा क्यों बनाएंगे? मैंने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी उसके ऊपर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। धारा 370 को समाप्त किया। 2014 से पहले हमारे आर्मी के जवानों के ऊपर गोलियां भी चलती थी। हमारे आर्मी के जवानों के ऊपर जो हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, पत्थरबाजी भी होती थी। मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने आज आर्मी के जवान के ऊपर कोई पत्थरबाजी भी नहीं कर सकता, कोई गोली नहीं चला सकता। अगर गोली चलाता एक तो 100 गोली से जवाब देने का काम मेरा आर्मी का जवान करता है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होंगे या फिर अलग होंगे? ये इसको लेकर क्या चुनाव आयोग तय करेगा। जो चुनाव आयोग तय करेगा वो हमें स्वीकार है, हमारी पूर्ण तैयारी है। आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है, आज लोगों के अंदर एक बड़ा जोश है, और उसका रिजल्ट ये है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें आज जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व। गठबंधन का सारा लोग अब की बार 2024 में जो सरकार बनेगी हरियाणा में। देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जैसा भी हो तय करेगा। हमें स्वीकार है, हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं, उनको हम जीतेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान था उचाना से कि जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम चुनाव नहीं लड़ेंगे और गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कौन नहीं लड़ेंगे? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है। देखिए, ये उनके दल का विषय है, उनकी पार्टी का विषय है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं।